हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट बुक की सीरीज। आप सभी को पता होगा कि किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम के जीके जीएस पोर्शन के लिए लूसेंट बुक जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और ये बुक जो है बहुत ज़्यादा पतली है। बहुत लोग इसे 10 बार भी ख़त्म कर चुके हैं और बहुत लोग इसे एक बार भी सही से नहीं पढ़ पाए हैं। यहाँ पे लूसेंट बुक स्टार्ट करने का ये मकसद है कि एक तो लूसेंट बुक बहुत ही पतली है, बट फिर भी उसमें जितने सारे पॉइंट्स हैं हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे लूसेंट बुक में जितने सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और या फिर पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, बस उसी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि यहाँ पे लूसेंट बुक की सीरीज स्टार्ट हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो लूसेंट बुक में भी आपने देखा होगा सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट होता है और सबसे पहले है वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री किसे कहते हैं? हिस्ट्री हम उस समय काल को कहते हैं जिस समय काल के बारे में कहीं पे लिखित विवरण दिया गया हो, यानी कि या फिर वो किसी धर्म ग्रंथ में हो या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ में हो या फिर विदेशी लेखकों के द्वारा दिया गया हो या फिर किसी इंस्क्रिप्शन पे हो या फिर अभिलेख हो, स्तंभ लेख हो, गुहा लेख, जो गुफा में लिखा जाता था इंस्क्रिप्शन। तो लेकिन लिखित जानकारी होनी चाहिए, उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। और जिस चीज़ के बारे में कहीं पे लिखित विवरण नहीं दिया गया उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो मुख्यतः इसके 4 स्रोत हैं। अब ये 4 स्रोत के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स वाई इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। अब देखिए, वेद से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि वेद कितने हैं। तो वेद हैं 4। वेद क्या है? वेद 4 हैं और वेद जो है भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये ध्यान रखिएगा। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण वेदव्यास हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संकलनकर्ता, यानी कि कंपाइल्ड किया गया है वेद को। 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद जो हैं, ये लेखक के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि लेखक कौन है। तो लेखक महर्षि कृष्ण वेदव्यास नहीं है। इस चारों वेद को जो कंपाइल जो किया गया वो किया गया है महर्षि कृष्ण वेदव्यास के द्वारा। ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ऋग्वेद को जो बहुत ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है, और जैसे अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है, उसी तरह से यजुर्वेद और सामवेद को बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। सभी का जो कंपाइलेशन जो किया गया है वो महर्षि कृष्ण वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले वेद से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, या फिर सबसे नया वेद, या फिर सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो अथर्ववेद है। इस वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस वेद में 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त, हिम्स एवं 10,462 ऋचाएँ या फिर कहें तो मंत्र है। अब देखिए, बहुत सारे बुक में 10,462 ऋचाएँ है, जैसे कि लूसेंट में है। बहुत सारे बुक में 10,580 है, बहुत सारे बुक में 10,500 है और बहुत सारे बुक में 10,600 ऋचाओं की संख्या दी गई है। तो आपको ऋचाओं की संख्या से कोई लेना देना नहीं रखना है, बस मैंने आपके जानने के लिए यहाँ पे बता दिया है। ऋचाओं की संख्या नहीं पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। और इस वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें से 2 से 9 मंडल पहले थे, जो लास्ट में जो जोड़ा गया। पहले तो ये 1 से 8 ही मंडल थे, बट इसमें जो है पहला मंडल और लास्ट वाला जो मंडल है, यानी कि 2 मंडल जो है बाद में बनाया गया, सबसे बाद में बनाया गया। और उस मंडल को क्या किया गया? एक मंडल को पहले में जोड़ दिया गया, यानी कि उसे पहला मंडल बना दिया गया, और एक मंडल को 10वां मंडल बना दिया गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो इसके जो मंडल हैं, यानी कि इसके जो बुक ऋग्वेद के जो पार्ट्स हैं, इस धर्म ग्रंथ के जो पार्ट्स हैं, वो बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है इसका 3रा मंडल, फिर वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है कोई मंडल, और भी ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है।
तो इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है एसएससी में भी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ये किस धर्म ग्रंथ में है या फिर किस वेद में है। तो किस धर्म ग्रंथ में है? वेद में है। और किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इस मंडल और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। फिर इसके 10वें मंडल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। ब्राह्मण जो है ये पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उस समय जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था थी, ये काम के हिसाब से तय की जाती थी उस समय तक। यानी कि ऋग्वैदिक काल तक क्या होता था कि अगर आपका जो भी काम है, अगर आपका काम किंगडम को संभालना है, यानी कि आप क्षत्रिय हैं, और अगर आपके बेटे जो हैं वो ब्राह्मण वाला कोई काम करते हैं, तो वो आपके बेटे जो हैं वो ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय ही रह जाएंगे, अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रह जाएंगे। तो इन जो 4 वर्णों का जो उल्लेख किया गया था 10वें मंडल में, वो कर्म के हिसाब से कि आप क्या काम करते हैं। फिर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी। फिर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर ऋग्वेद के ऋचाओं यानी कि मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार एवं यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार किया गया है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, जो कि आयुर्विज्ञान से संबंधित है। तो ऋग्वेद का उपवेद भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया गया ऋग्वेद में, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आर्य। जैसे कि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया था? तो 36 बार किया गया था ऋग्वेद में। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। शब्द तो बहुत सारे शब्द मिलकर ही कोई वेद बना, तो ऐसा नहीं है कि हर एक शब्द के बारे में पूछेंगे कि इस शब्द का कितनी बार उपयोग किया गया। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार एवं यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार किया गया। लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी और आपका लूसेंट बुक जो है 30 से 40 क्लास में जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जितना मैं 30 मिनट के अंदर में पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप आपने दूसरे जगह पढ़ाई की होगी या फिर खुद से पढ़ने की कोशिश की होगी, तो इसे 2 घंटा में लोग कंप्लीट करते हैं, 2 से 3 घंटों में। बट यहाँ पे हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ दिमाग में डालना नहीं है। फिर यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि ऋग्वेद में पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट मंडल कौन सा आया? ऋग्वेद के बाद कौन सा मंडल आया? सामवेद आया। अब देखिए, ऋग्वेद में जो मंत्र थी, जो ऋचाएँ थी, उसको पढ़ना, उसको याद रखना जो है ये सबके लिए पॉसिबल नहीं था। तो अब पॉसिबल कैसे किया जाए, ये सोच में सब लग गए, सब ऋषि मुनि लग गए। तो इसको जो है गाने गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन कर दिया गया कि इसको गाकर किसी पोएम के रूप में, गाने के रूप में अगर ये रखा जाए तो फिर ये याद करने में आसानी होगी। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसमें लगभग जितनी ऋचाएँ जो है, लगभग 90% जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद के ही हैं। और सामवेद में कुछ अलग से ऋचाओं को यानी कि मंत्रों को ऐड किया गया और इसे गाए जा सकने वाली वेद बना दिया गया। इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। फिर इसका उपवेद जो है वो क्या है? गंधर्व वेद है। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रातु। अगर मान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, डायरेक्टली भी आ सकते हैं कि सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। या फिर 4 वेद दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सामने में है मैच करने के लिए कि यहाँ पे आपको दे दिया गंधर्ववेद, यहाँ पे दे दिया गया आयुर्वेद,
फिर धनुर्वेद, तो आपको मैच करना रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद। अब हम डिस्कस करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो यह वेद यज्ञ के नियमों, यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यज्ञ, यह वेद यज्ञ के नियमों तथा मंत्र उच्चारण से संबंधित है, और यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, यानी कि प्रोज और वर्स दोनों में है। और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। इसका उपवेद जो है वो धनुर्विद्या से संबंधित है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धयु। इसके यानी कि जो यजुर्वेद पढ़ता है, यजुर्वेद का पाठ करता है, उसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। अब देखिए, वेद तो सब बन गए, लेकिन इसे पढ़ नहीं पाते थे सभी लोग। सो अब हम बाद में डिस्कस करेंगे वेदांग के बारे में, कि वेद को पढ़ने से पहले ये कहा गया कि वेद को पढ़ने और उसको समझने के लिए जो है सबसे पहले आपको वेदांग पढ़ना आवश्यक है, जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। चलिए हम सबसे पहले लास्ट वेद डिस्कस कर लेते हैं, अथर्ववेद के बारे में। इस वेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे। सो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इस वेद के रचयिता कौन थे? अथर्वा ऋषि थे। और यह वेद जादू टोना वशीकरण से संबंधित है, और इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। ये आर्ट से संबंधित है, इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। और इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कन्याओं की जन्म की निंदा जो है ये किस वेद में की गई है? तो इस अथर्ववेद में की गई है। फिर इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्हें किस भगवान की उपाधि दी गई थी। और फिर इसमें अथर्ववेद में कहा गया कि सभा और समिति जो है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। फिर अब नेक्स्ट धर्म ग्रंथ जो है वो है पुराण। अब पुराणों से हम हमारे इतिहास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी मिलती है, और वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो पुराण जो है उसकी संख्या कितनी है? 18 है। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सॉरी। फिर नेक्स्ट अब है पुराण। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा। पुराण के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जो सबसे पहला और सबसे प्राचीन जो प्रामाणिक पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे पहला और सबसे प्रामाणिक पुराण जो है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। यह पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक पुराण है, और इस पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और आंध्र सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था? सिमुक था। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। जब हम डायनेस्टी वाला कवर करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री हो या फिर मिडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में सभी डायनेस्टी के बारे में। बस यहाँ से हमें ये जानकारी चाहिए कि मत्स्य पुराण से हमें जो जानकारी मिलती है वो किसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका संस्थापक कौन था? शिमुक था। फिर नेक्स्ट है विष्णु पुराण। जैसे कि देखिए, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, स्कंद पुराण है, ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, भगवत पुराण है, गरुड़ पुराण है। तो बहुत सारे पुराण हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बस यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट है विष्णु पुराण। और इस पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था, जिसे इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया गया, और शुंग वंश की स्थापना की गई पाटलिपुत्र में। फिर नेक्स्ट पुराण कौन सा है? वायु पुराण, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और इस पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। और श्री गुप्त के बाद जो इसका सक्सेसर जो आया वो कौन था? घटोत्कच। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम डिस्कस करेंगे उपनिषद के बारे में। इसकी संख्या कितनी है? 108 है उपनिषदों की संख्या। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है, अब 108 उपनिषद के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे नहीं। जो उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद, इस उपनिषद से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
और इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और ये हमारे एम्बलम पर जो हमारा मोटो है ये है, और ये अशोक के सारनाथ वाले सिंह स्तंभ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। फिर है वृदारण्यक, इस उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय बहुत बार पूछ लिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, या फिर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। फिर एक धर्म ग्रंथ जो है वो है रामायण और महाभारत। तो रामायण जो है ये किस, इसके रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, और इससे शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो शुंग वंश के शासन टाइम में उसमें कौन कौन से राजा आए, जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध ये यज्ञ कराया था, ये इसकी जानकारी बहुत, यानी कि वहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानकारी। फिर नारद स्मृति से, जो एक नारद स्मृति है, उससे हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। हमने धर्म ग्रंथ के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, 100 बार, हजारों बार देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, या फिर इन्हें विष्णुगुप्त कहें, विष्णुगुप्त, या फिर इन्हें चाणक्य कहें। ये एक ही है, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये एक ही हैं। इस बुक में जो है वो 15 खंड हैं, और यह मौर्य काल की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। एक सबसे फेमस क्वेश्चन इस बुक से, एक सबसे फेमस क्वेश्चन इस बुक से कि अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र बुक जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये राजनीति से रिलेटेड है, ना कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। यानी कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, ना कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, ये राजनीति से संबंधित ये बुक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सेट जो बनाया होगा किसी एग्जाम का, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला ही होगा। फिर नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है विशाख दत्त, और इस पुस्तक से हमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो नंद वंश के विनाश के बारे में जानकारी मिलती है कि नंद वंश का विनाश कैसे किया गया था, और नंद वंश के जो शासक जो थे वो कौन थे? महापद्मनंद, घनानंद, जो सबसे लास्ट में जो आया घनानंद, उसे हराया गया, उसे हटाया गया पद से, और फिर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्रम। सो मालविकाग्निमित्रम के जो राइटर हैं वो हैं कालिदास, और इस बुक से हमें पुष्यमित्र शुंग और यवनों के मध्य जो युद्ध हुए थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। सो यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं कि कालिदास के द्वारा जो 4 पुस्तक जो है, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैं आपको एक ये कोई बहुत ही बड़ा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए रख सकते हैं। देखिए, मालविकाग्निमित्रम लास्ट में म, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम लास्ट में म, फिर रघुवंशम लास्ट में म, और मेघदूतम लास्ट में म। तो ये बुक जो है ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पाणिनि। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, और यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, तथा इससे मौर्य काल से पहले के बारे में जानकारी मिलती है। इससे जो है मौर्य काल के से पहले के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि नंद वंश से और उससे भी पहले के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर एक बुक है राज तरंगनी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हन के द्वारा लिखी गई है, और कल्हन ने ही जो विधिवत जो है क्रोनोलॉजिकल जो है किस तरह से रखा जाए, कौन सी घटना कौन से समय हुई, तो ये स्टार्ट की गई थी उस तरह से लिखना कल्हन के द्वारा ही। और कल्हन के बुक राज तरंगिणी से हमें किस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? पातंजलि के द्वारा लिखी गई थी, और इस वंश और महाभाष्य से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, जो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। फिर है गार्गी संहिता।
तो गार्गी संहिता जो है ये कात्यायन के द्वारा लिखी गई थी और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर कामसूत्रा किसके द्वारा लिखी गई थी? वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई थी। फिर कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा, मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा और चचनामा अली अहमद के द्वारा, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृतांत है। जो अरब के द्वारा जो फर्स्ट जो इन्वेजन जो हुआ था अरब के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी, पहला सफल अरब आक्रमण। सो इसके बारे में चचनामा से जानकारी मिलती है, जिसके लेखक कौन थे? अली अहमद। फिर यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा आगे हम आ गए हैं, यहाँ पे जो कुछ बुक है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और जब हम हर्षचरित के बारे में डिस्कस करेंगे, हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्धन वंश से जो संबंधित है, तो वहाँ पे भी हम उससे जो जितने सारे रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो हर्षचरित जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है हर्षचरित। और ये हर्षवर्धन के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वातापी वंश का सबसे महान शासक था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। फिर है कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा बुक जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों बुक जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर कादम्बरी और हर्षचरित जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। फिर पृथ्वीराज विजय, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? जयंत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय का मित्र और राज कवि था। जो पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई होती है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब होती है? 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है। किसके कारण? ये तो सभी को पता ही होगा। फिर अब हम डिस्कस करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, कि जो भी विदेशी यात्री आए और जो लेखक जो थे उन्होंने जो भारत के बारे में जो लिखा, उससे हमारे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में, यानी कि ग्रीक रोमन ऑथर के बारे में, कि उन्होंने क्या लिखा। सबसे पहले तो इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ही सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रोनोलॉजिकल जो है वो घटनाओं के बारे में लिखना स्टार्ट किया, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हिस्टोरिका। और इस बुक से हमें भारत और फारस के बीच संबंधों को दर्शाया गया इस बुक में। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो हिस्टोरिका बुक जो है ये इंडिया से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है मेगास्थनीज, ये किसके दरबार में आया था और ये किसका राजदूत था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था ये जो है सेनापति था किसका? सिकंदर द ग्रेट का, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। फिर नेक्स्ट है डायमेकस, यह एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। ये एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अब एंटियोकस जो है ये कौन था? सेल्यूकस निकेटर का बेटा था। और ये डायमेकस जो है ये एंटियोकस का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार को और किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो यात्री और लेखक जो था ये था डायोनीसियस। ये फिलाडेल्फस का राजदूत था जो कि अशोक के दरबार में आया था। कौन किसके दरबार में आया था ये आपको ध्यान में रखना है। मे बी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में भी पूछ दे। फिर नेक्स्ट है प्लीनी, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। जब ये इंडिया आया था तो इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी और भारत के बारे में कुछ बातें बताई थी। फिर है टॉलमी, इसने भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें बताया था कि भारत की ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ पे किस तरह की खेती होती है, किस तरह की मिट्टी है, किस तरह का पानी है।
फिर है सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ आने वाले लेखक कौन थे? एरिस्टोबुलस, नियार्कस और ओनेसिक्रिटस। एरिस्टोबुलस, नियार्कस और ओनेसिक्रिटस। ये एरिस्टोबुलस और नियार्कस जो है ये तो प्योर लेखक ही थे, राइटर ही थे, और ओनेसिक्रिटस जो है ये आर्मी थे, आर्मी मेंबर थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक बुक का नाम पूछा जाता है जो कि माना जाता है कि ये ग्रीक रोमन ऑथर ही थे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। सो इस बुक के लेखक कौन है? पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन ये पूछा गया था। तो इसके लेखक कौन है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये इन्हें माना जाता है अज्ञात नाविक। ये नाव से आया हुआ था लेकिन ये बुक लिख के गया। बुक का नाम भी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बट ये कौन थे किसी को नहीं पता। फिर अब हम डिस्कस करेंगे चीनी लेखक के बारे में। तो पहला चीनी लेखक कौन था जो कि भारत की यात्रा पर आया था? कौन सा चाइनीज ट्रेवलर था जो कि इंडिया की यात्रा पर आया था? तो इसका नाम है फाहियान। और यह किसके दरबार में आया था? देखिए, फाहियान और वेनसांग से सबसे फेमस क्वेश्चन कि फाहियान किसके दरबार में आया था और वेनसांग किसके दरबार में आया था, और ये लोग रटने के चक्कर में जो है वो भूल जाते हैं। तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसने भारत वृतांत शी युकी नामक पुस्तक में लिखा है। ये कहा जाता है कि ये 100 से भी ज़्यादा देश का भ्रमण कर चुका था, और ये जो वेनसांग जो है इसने 100 से ज़्यादा देशों के बारे में अपने बुक सी युकी में लिखा है, जो कि इसमें जो है इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के बारे में सबसे ज़्यादा बातें, और ये बहुत दिनों तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में एजुकेशन भी लेता रहा। फिर है नेक्स्ट चीनी लेखक जो है ये है संग युगन। संग युगन जो है ये कब आया था भारत? तो 518 ईस्वी में भारत आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने ये। फिर इत्सिंग, यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, बस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में संगयुगन और इत्सिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर अब हम डिस्कस करेंगे अरबी लेखक के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अरबी लेखक है वो है अल बरूनी। अब देखिए, हर एक जो पहले राजा थे वहाँ पे कवि होते थे उनके दरबार में, वहाँ पे लेखक होते थे उनके दरबार में। तो होता क्या था, जो उनके साथ आते थे और जो उनके बारे में जो लेखक हो, जो कवि हो, उनके बारे में जो लिखते थे वो हमेशा उनकी बड़ाई ही करते थे। अब अगर बड़ाई नहीं करते थे उन्हें मार दिया जाता था या फिर सजा दे दी जाती थी। लेकिन अल बरूनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही विद्वान था, और अल बरूनी के द्वारा जो लिखी गई जो घटना है, जो उसके पुस्तक है, वो उसके प्रमाण जो है, अभी भी जो कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उससे साक्ष्य कुछ लिए जाते हैं। कहा जाता है कि अल बरूनी ने जो है जितना भी कुछ लिखा है इतिहास के बारे में, वो सारी जो है वो सच्ची बातें हैं। तो अल बरूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था? यह महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। आपको पता होगा कि महमूद गजनी या फिर महमूद ऑफ गजनवी के द्वारा ही सबसे ज़्यादा बार इंडिया पर आक्रमण किया गया था। 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया था, जिसमें से एक सोमनाथ मंदिर को लूटना भी था। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, यानी कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। या तो आपके ऑप्शन में होगा किताब उल हिंद, या फिर तहकीक ए हिंद, या फिर इसे हिंदी में हम भारत की खोज भी कहते हैं। तो किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। ये एक अरबी लेखक था, ये ध्यान में रखना है। और ये किसके साथ भारत आया था? तो महमूद ऑफ गजनी के साथ ये भारत आया था। फिर है इब्न बतूता। इसके विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक, जो सबसे महान शासक जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है। लेकिन इसे लंपट मूर्ख की उपाधि भी दी गई है, इसे रक्त पिपासु की उपाधि भी दी गई है। अब इसे लंपट मूर्ख हो या फिर रक्त पिपासु की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि देखिए ये बहुत ही पढ़ा लिखा था, और तुगलक वंश का सबसे कहा जाता है कि इसे दिल्ली सल्तनत का ही जो है ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था। लेकिन फिर भी इसे लंपट मूर्ख की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि जब इसे दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली में जब इसे राजधानी को रखना चाहिए था तब ये तुगलकाबाद ले जाता था, और जब इसे तुगलकाबाद रखने देना चाहिए था, यानी कि वहाँ पे स्टेबल हो जाता था सारा कुछ, तो फिर उसे दिल्ली ले आता था। जिन लोगों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था उस पर टैक्स लगाता था, जिन लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए था उन पर टैक्स लगाता ही नहीं था। तो इसलिए इसे लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि तुगलक वंश
का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। सो दिल्ली का काजी कहने का मतलब है दिल्ली का न्यायाधीश जज नियुक्त किया गया था, किसे? इब्न बतूता को। फिर अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट की, जो लास्ट जो हमें जानकारी जो मिलती है वो जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शन से, यानी कि अभिलेखों से। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। इपिग्राफी कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न है, यानी कि उन अभिलेखों से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहला अभिलेख जो है ये है बोगस कोई अभिलेख, और ये कहाँ से पाया गया था? एशिया माइनर, जो कि टर्की में है, ये यहाँ से पाया गया था। और 1400 ईसा पूर्व ये एक शिलालेख है, जो कि यह साबित करता है कि ऋग्वेद उस तिथि से बहुत पहले अस्तित्व में आ गया होगा। और बोगस कोई में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र के नामों का उल्लेख भी किया गया है। यानी कि ऋग्वेद जो है ये 2500 ईस्वी से 25 ईस्वी पूर्व के समय काल का है ऋग्वेद, जो इसकी रचना की गई थी। फिर मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यवन राजदूत हेलियोडोरस के विदिशा या फिर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। विदिशा लेख कहें या फिर गरुड़ स्तंभ लेख कहें, यानी कि स्तंभ पर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? जो हमारे देश का नाम जो है वो भारतवर्ष ही था। इंडिया जो है वो जब आर्यों ने जब क्रॉस किया, जब विदेशियों ने जब क्रॉस किया इंडस रिवर से होते हुए, तब उसे इंडिया कहा गया। सिंधु नदी को जब क्रॉस किया तब उसे इंडिया कहा गया। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उनके द्वारा कहा गया था हिंदुस्तान। फिर सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया और यह अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी, जो हुन आक्रमण किए गए थे, यवन आक्रमण किए गए थे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुन आक्रमण की जानकारी जो है इसी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हुन आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? पहला हुन आक्रमण या फिर पहला यवन आक्रमण, उसके बारे में हम पार्ट 3 या 4 में डिस्कस करेंगे। और इस स्तंभ लेख से गुप्त राजा स्कंद, यह स्तंभ लेख जो है ये गुप्त राजा स्कंद गुप्त से संबंधित है। ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर है एरन अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है इसी अभिलेख से प्राप्त होता है और यह अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख। यह रुद्रदामन से संबंधित है और ये मालवा का शासक था रुद्रदमन। फिर है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हो तो ये समुद्रगुप्त से आप समुद्रगुप्त टिक करके आना है, और अगर यही अभिलेख हो, यही अभिलेख था ही, कौशाम्बी अभिलेख हो तो फिर आपको टिक करके क्या आना है? अशोक टिक करके आना है। ये प्रयाग अभिलेख या फिर कौशाम्बी अभिलेख ये एक ही अभिलेख है जिसको कि उठाकर फिर कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया गया, प्रयाग ले आया गया और इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा गया। फिर उस पर जो है इंस्क्रिप्ट कराया गया, जहांगीर ने भी इसे इंस्क्रिप्ट कराया। फिर नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर है मंदसौर अभिलेख। ये यशोधर्मन से संबंधित है। बहुत जगह आपको यशोवर्मन भी मिलेगा और बहुत जगह आपको यशोधर्मन भी देखने को मिलेगा, तो जो हो वही टिक करके आइएगा। फिर नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। ये नासिक अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है? गौतमी से संबंधित है। और फिर ग्वालियर अभिलेख ये नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त से, और देवपारा अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। तो यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त राजा स्कंदगुप्त से संबंधित है। और फिर देवपारा अभिलेख जो है ये विजय सेन से संबंधित है। तो बहुत सारे अभिलेख हैं। जैसे ये देखिए अभिलेख है, तो ये स्तंभ लेख है। एक होता है गुहा लेख, यानी कि गुफाओं में, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाओं में को इंस्क्रिप्ट कराया जाता है तो उसे कहते हैं गुहा लेख। तो जितने सारे पॉइंट्स जो आते जाएंगे, जैसे कि हम अशोक के बारे में डिस्कशन करेंगे, मौर्य डायनेस्टी डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे हम गुफा लेख के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है और इसका रिवीजन भी करना है। हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 से हम डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में, कि वहाँ से
जो है उसके बारे में कहीं पे लिखित जानकारी तो प्राप्त नहीं है, लेकिन वहाँ से जैसे कि हमको हमें जानकारी मिलती है कि सबसे पहला धातु जो है वो कौन था जो कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया था, तो वो था कॉपर। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे और वो भी हमारे लिए वो क्लास भी सुपर इम्पॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।